हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का पार्ट, जिसमें हम दो टाइप से रेशियो कवर करेंगे। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे और एक कैपिटल एंड एसेट के बेसिस पे। इसको आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। इसमें आपके 5 टाइप्स आएंगे। यानी सबसे पहला आएगा आपका जीपी रेशियो का पार्ट, क्योंकि जनरली देखिए आप सेल की बात करते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो नीचे होता है डिवाइड, और ऊपर जनरली क्या आता है आपका जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट आएगा। या ऑपरेटिंग रेशियो की बात करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा। फिर अगर आप एक्सपेंसेस रेशियो की बात करोगे तो जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, नॉन ऑपरेटिंग के हैं, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस है, वो ऊपर लिख दीजिए। और नीचे क्या आएगा, नेट सेल्स। तो सिंपल पार्ट है, आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए लास्ट आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। उसमें दो टाइप्स आता है, एक तो बिफोर टैक्स आता है और एक आफ्टर टैक्स। अब कौन सा किसके लिए, वो तो मैं आपको पर्टिकुलर जब आपको बताऊंगा रेशियो तब समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट के लिए कौन सा है, ओनर के लिए कौन सा है। बिल्कुल डिटेल में कवर किया है, ऐसा पर्टिकुलर रेशियो का पार्ट आपको कोई कवर करके नहीं देगा, पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि आपको क्या होगा कि पूरे रेशियोज उसमें कवर नहीं होंगे या कुछ ना कुछ पॉइंट रह जाएंगे। अब इसके अलावा याद रखना कि मैंने आपको सिग्निफिकेंस के पार्ट, या जिसको हम इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं कि रेशियो का मतलब क्या है या हायर या लोअर होने से क्या होगा, वो भी ज़रूर आपको देखने, जिससे आपको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो वो ज़रूर देखिएगा, 2 बार पीडीएफ रीड कीजिए, आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। और कैपिटल एंड एसेट के बेसिस पे 4 होते हैं। सबसे पहला आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। दूसरा आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। तीसरा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब दोनों में क्या फ़र्क है वो आपको पता चल जाएगा। फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट आपका लास्ट है। तो टोटल मिला के इसके 4 है। अब ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसमें क्या बोल रखा है ये देख लेते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में जनरली ये बोल रहा है कि फर्म क्या करती है, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो उसकी जो भी एबिलिटी है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप प्रॉफिट का पार्ट देखोगे और प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट देखोगे, ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट देखोगे और प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट देखोगे, अलग अलग होता है। जैसे मैंने बोला मेरी कंपनी है और आपकी कंपनी भी है, आपने भी 1 लाख कमाए और मैंने भी 1 लाख कमाए, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला कि मैंने तो 5 लाख में से कमाया, यानी 5 लाख की मैंने सेल की है, उस पर मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ है। और आपका मुझे पता चला कि आपकी तो 10 लाख की सेल हुई है। तो अगर किसी को हम बताते हैं कि यार मैंने भी 1 लाख कमाया, इसने भी 1 लाख कमाया, तो वो क्या बोलेंगे, यार अच्छा है कंपटीशन चल रहा है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा उसको, भाई मैंने 5 लाख की सेल में इतना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, जबकि सामने वाले ने 10 लाख की सेल पे। तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई तू आगे निकल गया, क्योंकि तेरा तो क्या है 20% आया प्रॉफिट और इसका तो कितना है 10% ही आया। अब देखिए अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखते तो वो एब्सोल्यूट मेजर होता, लेकिन अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो वो क्या निकालता है, रिलेटिव मेजर निकालता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आपके रेवेन्यू पे डिपेंड करती है, आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करती है। ये नहीं कि आपकी सेल ज़्यादा हो गई, या हम बोल सकते हैं कि देखिए अपनी सेल कम हुई लेकिन फिर भी प्रॉफिट का पार्ट अच्छा निकला है, तो वो कैसे पता चला, परसेंटेज से। इसकी सेल ज़्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉफिट कम है, तो क्या पता इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो। इसने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ किए हैं तो उसके लिए जो फंड अरेंज किया होगा, सॉरी जो इसने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं तो उसके लिए जो फंड अरेंज किया होगा, जैसे लोन लिया होगा, डिवेंचर्स इशू किए होंगे, पब्लिक डिपॉजिट, तो उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो ज़्यादा आ गया होगा। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट देखना पड़ेगा, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी, आपको इसके अलावा अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। वो सारा पार्ट किस में दिखता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में दिखता है। तो एक तरीके से रेशियो क्या इंडिकेट करता है, ओवरऑल मैनेजरल एफिशिएंसी को दिखाता है, ठीक है। अब जैसे आपने टर्नओवर रेशियो देखे तो वो एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, तो उसमें जनरली क्या था, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे, वहाँ नीचे क्या आ रही थी, जनरली हम क्या बोलेंगे कि एसेट्स आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या नीचे आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे क्या प्रॉफिट निकला है, तो ऊपर प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट के अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे बोलेंगे तो ऊपर तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, कैपिटल एंड एसेट भी बोलेंगे तो नीचे एसेट आएगी, शेयर होल्डर फंड का पार्ट आएगा, और ऊपर क्या आएगा, आपका प्रॉफिट का पार्ट दिखेगा। अब वो बिफोर होगा आफ्टर होगा वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखिए अब सबसे पहला कौन सा आ रहा है, बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें मैं बोला 5 रेशो है। सबसे पहला कौन सा आपका जीपी रेशो, सिंपल पार्ट है, आपको आता है, इसको कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है। तो जनरली ये यही बोल रहा है, शुरू में लाइन पढ़ के देख लेना, नॉर्मल लाइन है, ठीक है। ये बोल रहा है ये रेशो परसेंटेज में होता है, और जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 यही होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपने खूब बारे पढ़ लिया। अब देखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरली क्या होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल सेल्स में से क्या करोगे, सेल्स रिटर्न, यानी टोटल आरएफओ में से आरएफओ रिटर्न करोगे लेस।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैं पहले ही करा चुका हूँ, जो मैं पहले आपको पिछले रेशोज़ में बता चुका हूँ कैलकुलेट करके या इसका एक्सप्लेन करा चुका हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ रखना, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, आपको बताया ट्रेडिंग कंसर्न का भी बताया मैंने और मैन्युफैक्चरिंग का भी बताया। मैं नॉर्मल बता देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि आप ट्रेडिंग कंसर्न की बात कर रहे हो, मान लो जो गुड्स खरीद के बेचता है, तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को आप चेंज इन इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो उसमें जनरली क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं पिछली वीडियो के हिसाब से, तो मैंने बताया था मेटल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस, जिसको हम बोल सकते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड। वो जैसे ही जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा। अगर उसमें आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी जनरली उनसे रिलेटेड जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक है। तो वो कॉस्ट शीट से रिलेटेड होता है मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। जैसे ही लेस करोगे सेल में से कॉस्ट, तो जीपी निकल के आएगी। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ट्रेडिंग अकाउंट याद रखो, तो आपको सारा पार्ट पता चल जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंस, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग अकाउंट याद रखते हो, पीएनएल अकाउंट याद रखते हो, तो आपका ऑपरेटिंग रेशो आसान हो जाता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी आसान हो जाता है, वरना आपको दिक्कत होती है, ठीक है। ये बोल रहा है दिस रेशो इज गुड मेजर टू डिटरमिन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। हायर द रेशो द ग्रेटर विल बी बेनिफिट फॉर बिजनेस। ऑन द कॉन्ट्री द लोअर रेशो इज एन इंडिकेशन ऑफ डिक्लाइनिंग द प्रॉफिट इन द फर्म। मेनली रीजन फॉर दिस आर, अब देखिए आपको पता है कि अगर हायर रेशो होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो है ना सेल अच्छी हो रही है, ये हो सकता है क्वांटम ऑफ सेल, क्वांटिटी जो सेल की हमारी डिमांड है गुड्स की वो अच्छी हो रही है। लेकिन उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि क्या पता कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है, तो बेनिफिट क्या पता इतना नहीं रहे। और देखिए जीपी के बाद एनपी भी आता है, तो क्या पता हमारे जो इसके बाद के खर्चे हैं, जिसमें हमें पता है कि पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं, याद रखना, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं, तो क्या पता वो ज़्यादा हो जाए, तो हमारा नेट लॉस भी हो सकता है। तो फाइनल रिजल्ट तो इससे शो नहीं हो रहा, लेकिन एक तरीके से बोल रहा है ये अच्छा मेजर है, जिससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पता चल जाती है। अगर हायर होगा तो उस केस में क्या होगा, बेनिफिट भी बिजनेस को हायर मिलेंगे। अगर लोअर होगा तो इसका मतलब क्या, आपके प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं, जिसमें जनरली रीजन क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपकी डिक्लाइन हो गई, परचेजिंग प्राइस बढ़ गई, मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल की या जो भी फिनिश गुड्स आप सीधा खरीदते हो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। इसके अलावा जो इसके एक्सपेंस है, डायरेक्ट कैरीज, वेजेस या जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं। आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन कर दिया, ढंग से वैल्यू नहीं करा, तो आपका जीपी इसलिए जान पूछ के कम दिख रहा है। देयर इज़ नॉट एनी आइडियल स्टैंडर्ड फॉर दिस रेशो, बट दिस रेशो शुड बी सफिशिएंट टू कवर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड एटसेट्रा। पर ये क्या बोल रहा है कि अगर आप जीपी निकालोगे तो जीपी के बाद ही आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि उसके बाद जो एनपी निकले यानी नेट प्रॉफिट का पार्ट निकले, यानी ये नहीं कि नेट लॉस का पार्ट निकल जाए। तो इसका मतलब जीपी इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड, मतलब सारे नॉन ऑपरेटिंग यानी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके थ्रू जो नेट रिजल्ट निकले वो पॉजिटिव निकले, यानी नेट प्रॉफिट निकले, ठीक। अब इलेक्शन 20 है। अब देखिए सिंपल पार्ट था, फिर भी कवर कराना था, इसलिए शुरू शुरू में कवर करा दिया, क्योंकि पहला रेशो होता है तो अपन को थोड़ा एक एग्जांपल देख लेना पड़ता है। ये बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट जीपी रेशो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 160 दे रखी है आपको, फिर देखिए रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 50। अभी मैं इसका मतलब आपको समझा दूंगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लूँ। तो रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 50। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, देखिए आपका गुड्स जा रहा है मतलब सेल्स रिटर्न, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं सॉरी, सेल्स रिटर्न मतलब इनवर्ड, उल्टा बोल दिया। आउटवर्ड मतलब क्या हुआ, आपने जो परचेज किया गुड्स जा रहा है, तो ये परचेज रिटर्न है, ठीक। ये परचेज आपको कैश की दे रखी है 2 लाख और ये क्रेडिट की दे रखी है 6 लाख। तो आउटवर्ड मतलब आपका गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो इसका मतलब परचेज रिटर्न का पार्ट है आपका। और हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कैश की परचेज और क्रेडिट की परचेज दे रखी है, तो क्रेडिट परचेज में से ये परचेज रिटर्न आप लेस कर सकते हो, 550 का पार्ट आपका आ जाएगा। 550 प्लस 2 लाख करोगे तो 7,50,000 आपकी आ जाएगी, यानी टोटल परचेज कर दी, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड लेस कर दिया, ठीक है। वेजेस, कैरीज ये दे रखा है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी की जब आप बात करोगे तो आपको पता है कि किस में आता है, ये पीएनएल साइड पे आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता। ऐसे याद रख लीजिए, देखिए अगर चाहे आप कंपनी से रिलेटेड भी पढ़ रहे हैं फिर भी आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा रेशो में। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि ये सैलरी का पार्ट किस में आता है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। डायरेक्ट होते हो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, गुड्स को खरीदने या बनाने से लेकर गोडाउन या शॉप तक लाने के खर्चे, गोडाउन या शॉप में लाने के बाद उसे बेचने तक के खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। तो गोडाउन या शॉप तक लाने के खर्चे क्या होगा, एक्सपेंस डायरेक्ट। तो वेजेस, कैरीज, रॉयल्टी, शिपिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेज, वो सारा पार्ट किस पे आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और ऑफिस के खर्चे हो गए,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो सारे। इसके अलावा जितने भी एबनॉर्मल के एक्सपेंसेस हो गए वो सारे के सारे किस में आते हैं, अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दो पार्ट हो जाते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। याद रखना जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमेशा ऑपरेटिंग ही होते हैं। इसलिए जैसे ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, तो हमें जब भी ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करना हो, मतलब अगला रेशो जो आएगा उसके लिए अलग से और कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, या वापस से वेजेस कैरिज को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जैसे ही वो आ गया तो वो ऑपरेटिंग का ही पार्ट होता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 250 है। यहाँ समझिए क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 1:5 है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि इसका रेशो जो बोल रहा है कि अगर क्रेडिट सेल कितनी है 5 है तो कैश रेवेन्यू कितना है 1 है। तो देखिए आप ये मत बोलिए कि 1/6, गलत हो जाएगा, या 1/5 ही लीजिए। जैसे मैंने आपको डेट इक्विटी रेशो में बताया जनरली निकल के आता है, या करंट रेशो बताया करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी की, अगर आपको 5:2 दे रखा है तो इसका मतलब वो 5/7 नहीं है, वो 5/2 है। तो वैसे यहाँ पे देखिए ये 1 क्या है, 5 है। तो अगर आप देख सकते हैं कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 250 है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 250/1 पे है, क्योंकि देखिए कैश कितना है 1। तो अगर आपको क्रेडिट निकालना है तो इंटू 5 पे कितना होगा, 250/1 पे है, इसका मतलब कैश के नीचे कैश का डिवाइड, तो क्रेडिट कितना होगा, तो कितना निकल के आएगा 250 × 5, 12,50 आ गया। और कैश आपको पहले से ही दे रखा है, तो आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। अगर आपको रिटर्न इनवर्ट देता तो वो आप इसमें से लेस कर देते, तो आपकी क्या आ जाती है, नेट सेल निकल के आ जाती। क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला पुट करते हो नीचे क्या लेते हो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हो। अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 1 है कैश और ये 5 क्रेडिट है, ठीक है, तो 1 + 5 क्या होता है 6, तो ये टोटल हो गया, क्या हो गया, टोटल हो गया। तो आपको पता है कि आपको भी मैंने बताया कि कैश के नीचे कैश मतलब 250 के नीचे 1 का डिवाइड, ठीक है, इनटू अगर आपने क्रेडिट निकाला तो 5 करा। अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल पार्ट कितना है, 1 + 5 6 है, तो अगर आपको टोटल सेल निकालनी है तो 250 × 6 कर लीजिए, तो डायरेक्ट आपका टोटल सेल 15 लाख निकल के आ जाएगा। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कीजिए, आपका थोड़ा सा क्या है, देखिए इन पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों में कि अगर हम बोलेंगे प्रॉफिट कॉस्ट का इतना % है, आपने सेल पे ध्यान नहीं दिया, कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका गलत हो जाता है। तो याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती है। अब नेट परचेज का पार्ट है तो आपको मैंने बता ही दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको डिक्रीज इन इन्वेंट्री का पार्ट बता रहा था। अब देखिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जब भी आप चेंज इन इन्वेंट्री की बात करते हो तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बोलते हो। अगर मान लो मैं एग्जांपल में तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे 4 लाख का ओपनिंग है और क्लोजिंग तक पहुँचते पहुँचते वो कितना हो गया, 240 हो गया, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, इन्वेंट्री कितना डिक्रीज हुआ, 4 लाख से 240, 160। अब बताओ इसको मैं माइनस में दिखाऊंगा क्या, कई जने डिक्रीज सोचते हुए उसको माइनस में दिखा देते हैं। जबकि चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस करोगे और वो प्लस में आ रहा है तो आप प्लस में ही दिखाओगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस में। तो डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि उसको माइनस में दिखाना है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, अगर ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस किया तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग से क्लोजिंग वो डिक्रीज हो रहा है ओवर द पीरियड, ओपनिंग से क्लोजिंग वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 160 आपको ऐड करके दिखाना है, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव, समझ गए। तो इसका मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपको ऐड करके दिखाना है, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री अगर बोलते हैं तो वो नेगेटिव आता तो उसको लेस करते, समझ गए। तो तभी यहाँ पे देखिए इसने क्या करा, नेट परचेज निकाली प्लस चेंजेज इन इन्वेंट्री का पार्ट लिया प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वेजेज और कैरीज का पार्ट है, ठीक। तो 750 + 160 + 15 + 80। एक बार देखिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि 80,000 ही ना गलत ना हो जाए। तो देखिए हाँ ये 80 है और ये 15 है, बिल्कुल ठीक है, ताकि बाद में क्या है मिस्टेक ना हो जाए। तो 10 लाख 5 है। अब देखिए आपको पता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था आपको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल में से कॉस्ट लेस कर दो। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया हुआ था 15 लाख जो अपन ने निकाला था, 250 के थ्रू 250/1 × 5 करके क्रेडिट निकाला था, क्रेडिट में कैश जोड़ दिया था तो 15 लाख आई थी, और ये कॉस्ट अभी अपन ने निकाली लेस करके 495 आ गया, ठीक है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मीन्स रिडक्शन इन क्लोजिंग स्टॉक इन कंपेरिजन टू ओपनिंग स्टॉक, समझ गए कि ओपनिंग से क्लोजिंग कितना कम हो गया। तो 160 हो गया तो वो प्लस में डिनोट करेगा, किस में डिनोट करेगा, प्लस में। आपका आंसर देख लेना एक बार आप चाहे। यहाँ पे मैं
अच्छा, यहाँ पे मैं क्या है आंसर लेना ही भूल गया, चलो फिर भी आप कैलकुलेशन कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आंसर। यानी कहने का मतलब क्या आएगा, आपका जीपी आपका 4,95,000 है, और सेल आप देख लेना, सेल कितनी निकाली थी अपन ने, सेल निकाली थी अपन ने 15 लाख। तो 4,95,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 करके आपका जीपी रेशो निकल के आ जाएगा। तो इसको बता दूंगा मैं। अब देखिए ऑपरेटिंग रेशो का पार्ट आ रहा है आपका। ऑपरेटिंग रेशो में क्या बोल रहा है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल। अब देखिए जब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए किसी किसी रेफरेंस बुक में आपको ऐसे भी दिखता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस अदर ऑपरेटिंग इनकम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जनरली ये होता है कि जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने ले लिया तो उसमें जनरली आपने डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए, आपने परचेज का पार्ट ले लिया, ओपनिंग ऐड कर दिया, क्लोजिंग लेस कर दिया। ये तो करते हो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो भैया जो वो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड ही है, डेली ऑपरेशन आपको पता है कि आप 15 डेज 20 डेज मंथली क्या करते हो, स्टॉक मंगाते रहते हो, यानी गुड्स खरीदते हो। फिर आपका वो क्या आता है, बिक जाता है, लास्ट में क्लोजिंग बच जाता है। गुड्स खरीदते समय जो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस करते हो तो वो ऑपरेटिंग है, पहले से ही पता है। तो इसमें ऑपरेटिंग तो पार्ट है ही, इसलिए यहाँ पे कभी कभी अदर लिखा हुआ था, याद रखना। तो अदर का मतलब क्या हो गया कि पीएनएल से रिलेटेड। अब देखिए मैंने आपको बताया कि पीएनएल से रिलेटेड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आते हैं। अब देखना डेप्रीशिएशन आपको बोल दिया, लेकिन डेप्रीशिएशन आप इसमें भी डाल सकते हैं। ये अलग से लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे फॉर्मेट में कहीं दिखाता है या 2-3 जगह दिखाता। लेकिन यहाँ रखना डेप्रीशिएशन किसका होगा आपका, ठीक, आपका नॉर्मल ट्रेडिंग का काम है तो किसका होगा, ऑफिस की बिल्डिंग का होगा। ऑफिस के अंदर जो मशीनरीज हो गई, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ही हो जाता है। अब देखिए बैड डेट्स बोलोगे तो जनरली हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी डाल सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड की बात करोगे तो ये अलग से लिखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें और क्या आएंगे, भैया आप अपना बिजनेस देखो, अगर खुद का आपका ऑफिस होता तो क्या लगता, एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट लगता, रेंट रेट्स टैक्सेस लगते, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगते, वाटर एक्सपेंस लगते, कन्वेंस एक्सपेंस लगते, लीगल एक्सपेंसेस लगते, ठीक। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ रिपेयर लगता, मशीनों पे जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट या बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट लगता। तो वो सारे पार्ट आपके आ जाते हैं जो जो आपको याद आ रहे होते हैं। इंश्योरेंस लग जाता, चार्जेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। डेप्रिसिएशन तो है, डेप्रिसिएशन याद रखना नॉन कैश है, क्या है, लेकिन ऑपरेटिंग होता है, याद रखना। लोग क्या करते हैं इसको नॉन ऑपरेटिंग मान लेते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन टू फिक्स सेट होती है, ये कैश में कभी भी चार्ज नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि ये हमेशा ऑपरेटिंग रहता है, क्योंकि ये हर साल चार्ज हो रहा है। इसके थ्रू ही आप बुक वैल्यू पे फिक्स रेट को दिखा पा रहे हो ताकि उसको रिप्लेस किया जा सके, ठीक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, कैरीज आउटवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस जैसे मैंने बताया कि पैकिंग के, ठीक। इसके अलावा आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस मैंने बोल दिया, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मार्केट रिसर्च हो सकता है, ठीक। जो डिलीवरी व्हीकल है उसकी रिपेयर करवाई तो उसका एक्सपेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे सारे के सारे। अब देखिए डिस्काउंट अलाउड भी आपका आता है, बैड डेट्स भी आता है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म लोन एक तरीके से क्या है, आप क्यों ले रहे हो, अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। क्या पता आपको सप्लायर को पेमेंट करना है तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लिया, क्योंकि सप्लायर को पेमेंट करोगे तभी वो टाइम पे मटेरियल प्रोवाइड करा पाएगा, वरना वो सप्लायर हाथ से निकल जाएगा। क्या पता दूसरा सप्लायर दे रहा है लेकिन क्वालिटी वाइज गुड्स नहीं दे रहा, इसलिए। तो जो भी आपने लोन लिया वो आपने सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, फिनिश गुड्स परचेज करने के लिए लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग होता है। अब इसके अलावा क्या होता है, मेरे को बहुत सारे याद होते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग, समझ गए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने आप में ही ऑपरेटिंग है, प्लस उसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब भी ऑपरेटिंग रेशो आता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान मत देना, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आप 100 में से ऑपरेटिंग रेशो लेस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, जो कि मैंने नीचे कवर कर रखा है। नहीं तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अभी कौन सा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब आपको पता है। देखिए अगर आप बिजनेस का रिजल्ट ढंग से देखना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड पार्ट देखना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऑपरेटिंग रेशो जरूरी है। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो अच्छी बात होगी, मैं थोड़ी चाहूँगा कि ज़्यादा हो। मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी सेल हुई उसमें, जैसे मेरी 10 लाख की सेल हुई,
और मेरे 9 लाख की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90% मेरा ऑपरेटिंग रेशो है, मतलब मेरी इतनी कॉस्ट इंकर होती है 100% सेल पे, 90% तो कॉस्ट ही लग रही है, तो मेरा सिर्फ 10% ही क्या बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। अब आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या आते हैं आपके, कुछ नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी आते हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आती है। क्या पता नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं हो इतनी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड आ जाए, लॉस बाय फायर आ जाए, तो मेरा लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। और मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा था 10% का, बाद में क्या पता वो नेट प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो याद रखना आपके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होनी चाहिए वो 75 से 85% के बीच में होनी चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, यानी इससे कम होगी तो भी अच्छी बात है, इससे कम होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है बाकी, वो एक तरीके से बाकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो बोल रहा है द लोअर द रेशियो द फर्म विल बी मोर एफिशिएंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, समझ गए। दैट इज हायर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू रिकवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एस इंटरेस्ट। अब देखिए मैंने यही बोला आपको कि जितना मेरा परसेंटेज कम होगा, मान के चलो 65% आया मेरा, तो इसका मतलब क्या है, मेरा 35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 100 में से ऑपरेटिंग रेशो गया तो बाकी 35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब मैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आराम से कवर कर सकता हूँ, जो मैंने इंटरेस्ट पे करा, डिविडेंड पे किया, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो मैंने आपको बताया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे किया, वो सारा पार्ट आराम से मैं अरेंज कर सकता हूँ, एक्सपेंसेस पे कर सकता हूँ। ठीक, समझ गए। तो ये बोल रहा है एन ऑपरेटिंग रेशियो रेंजिंग बिटवीन 75% एंड 85% इज जनरली कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, 75 से 85% के बीच में। नो टेबल में क्या दे रखा है कि नॉन ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंस है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, एब नॉर्मल लॉस है जो मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन आपको बताया, डोनेशन, इनकम टैक्स बताया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट पेड वो यही है, डिविडेंड पेड का पार्ट भी आपको नहीं लेना, वो नॉन ऑपरेटिंग ही है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में अगर आप देखते हो तो आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिखता है, आप बोलोगे सर और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट मिला किस पे, शेयर्स पे, तो सॉरी शेयर्स पे बोल रहा हूँ, डिवेंचर्स पे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, वो भी नहीं लेना, तो इंटरेस्ट रिसीव मत लो, डिविडेंड रिसीव्ड मत लो, जनरली वो क्या एक तरीके से आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। जबकि हम देखिए पहली बात तो क्या लेते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद रखना एक रेफरेंस बुक में मैंने एक और चीज़ देखी थी, माइनस अदर ऑपरेटिंग इनकम। क्या देखी थी, अदर ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग इनकम जनरली आप दो ही मान के चलते हो, एक तो कमीशन रिसीव्ड, ठीक, माइनस अदर ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देना अगर कभी आप क्या है, एक तो कमीशन रिसीव्ड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मान के चलते हैं कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। बाकी जैसे आपका रेंट रिसीव्ड आ जाए, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाए, डिविडेंड रिसीव्ड आ जाए, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग है। तो कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड है। अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में क्या आता है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो निकल गया तो सीधा 100 में से लेस कर दो, आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हट जाती है तो बाकी जो पार्ट आता है वो आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका तरीका क्या है निकालने का, अगर मैं जीपी में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूंगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, जीपी में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूंगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दूंगा तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अगर आपको सबसे सही पार्ट करना है कवर तो पीएनएल बनाइए, सबसे बढ़िया चीज़, यहाँ पे बाय जीपी लिखिए और यहाँ पे इसके दो पार्ट कर दीजिए, एक तो कर दीजिए ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम में भी दो होती है, पीएनएल में इनडायरेक्ट इनकम आती है आपको पता है, तो उसमें दो होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऐसे कर दीजिए। तो जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उससे आप रिवर्स करके भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस में भी क्या आएगा, ऑपरेटिंग भी आएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएगा। तो अगर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स कर दिए और सीधा करना है तो सीधे में क्या है, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका आएगा। ठीक, और अगर ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट दे रखा है तो मैंने क्या बताया, रिवर्स कीजिए। रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ देने और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देनी है। देखिए मैं फॉर्मेट आपको बना के बता नहीं सकता क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। आप जनरली खुद सोचिए कि अगर आप बाय जीपी के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग लेंगे तो ये इनकम का पार्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग लोगे एक्सपेंस। जब भी पीएनएल को बताता हूँ तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। अगर नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर दोगे
तो यही पार्ट तो बचा। और ये पार्ट क्या कह रहा है, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सिंपल पार्ट, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर आप रिवर्स करके भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट, जनरली जैसे आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जोड़ के दिखा सकते हो नॉर्मल। डेप्रीशिएशन मैंने बताया नॉन कैश है लेकिन ऑपरेटिंग का पार्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन बताया था। देखिए अदर ऑपरेटिंग इनकम आपको दे दी, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अलावा बाकी सारी नॉन ऑपरेटिंग मानना। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप देख लेना क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे मैं आपको बोलूँगा कि बैड डेट्स रिकवर्ड, तो आपको डूबा हुआ पैसा मिला, बार बार थोड़ी मिलता है, हर साल थोड़ी मिलता है। ठीक है, ये थोड़ी डेटर्स आपके पास हर साल आते हैं कि ये लो डूबा हुआ पैसा आपको हमने दे दिया, हमारी गलती हो गई थी, ऐसा जनरली नहीं होता। तो जनरली क्या है कि आपके बाकी सारे क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो इसके अलावा भी आपको कोई दिखते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये मिलता है आपको। रेंट रिसीव्ड भी मिलता है जो कि आपका काम नहीं है। अगर रेंट रिसीव्ड का पार्ट आपका काम होता तो वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होता, आपका काम ही नहीं है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखोगे तो इसका मतलब क्या है, जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। क्यों, क्योंकि फिक्स असेट्स रेगुलर थोड़ी बेचते हो, इन्वेस्टमेंट आप रेगुलर, आपका काम थोड़ी है बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको पता है कि आपने बिजनेस का पैसा बाहर लगाया था, कहाँ पे, शेयर मार्केट में, तो उसको बेचा तो आपको लॉस हुआ। आपने अपनी फिक्स असेट को रिप्लेस किया, जो कि आपने 10 साल 15 साल यूज़ करने के बाद रिप्लेस किया, तो उस पर जो लॉस है वो क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपने डोनेशन दिया, देना जरूरी था क्या, नहीं। आपने इनकम टैक्स पे किया, जो कि आपको पता है कि आप अपने प्रॉफिट में से पे करते हो, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये तो एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में हो गया एक तरीके से, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसके बाद जो एप्रोप्रिएशन आते हैं, डिविडेंड में ट्रांसफ़र किया, रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वापस से ऐड करते हैं। फिर बिफोर टैक्स पहुँचते हैं, फिर बिफोर टैक्स से पहले हम क्या करते हैं, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो जोड़ देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देते हैं। इसलिए हम सारे के सारे क्या करते हैं, वापस से ऐड कर देते हैं अगर हमारा प्रॉफिट निकल के आ चुका होता है। अगर जीपी है तो सीधी अप्रोच, एनपी है तो रिवर्स अप्रोच। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। ठीक, इंपॉर्टेंस की अगर बात देखें तो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, वही जब हम रेशो की बात कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग रेशो जैसे कवर कर रहे थे, तो हमें पता है कि उससे एक तरीके से ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है। वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसमें क्या बताया था, जितना लोअर होता है अच्छा रहता है। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की बात कर रहा है इस रेशो में, तो हम क्या बोलेंगे, जितना ये हायर होगा फर्म के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक, आपको पता है कि अगर हायर रेशो होगा तो इस केस में क्या है, जैसे मान के चलो मैंने बताया था 35% प्रॉफिट है, क्योंकि 65% ऑपरेटिंग रेशो है। तो अगर 35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो आप अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आराम से कवर कर सकते हो। अब मान लो कि आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई तो और सोने पे सुहागा। क्यों, क्योंकि आपके 35% प्रॉफिट में वो भी जुड़ जाएगा। अब वो जितना और परसेंटेज चेंज होकर पार्ट बन जाएगा और बाकी आप लेस कर लोगे तो आपका नेट प्रॉफिट अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो बोल रहा है इन सम ऑफ द फर्म प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज लो बट नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज हाई, एज ए रिजल्ट नेट प्रॉफिट इज एनहांस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ये आता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो कम आता है, जैसे 10%, 5%, 15% ही आता है। लेकिन जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी थी, जैसे देखिए नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम बोल सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट स्ट्रांग था मार्केट के बाहर, तो उस पे जो इंटरेस्ट का पार्ट मिल रहा है आपको, डिबेंचर्स पे, पब्लिक डिपॉजिट्स पे, बॉन्ड पे। वैसे हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स पे, इक्विटी शेयर पे। तो उस केस में बोल रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ है तो इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहा है। वैसे ही आपने कोई और पर्टिकुलर पार्ट रिकवर कर लिया, या हम बोल रहे हैं कि कमीशन मिल रहा है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, याद रखना ऑपरेटिंग का नहीं है। अगर कमीशन भी मिल रहा है यानी रेगुलर पार्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो उस साल आपका बहुत अच्छा अर्न हो गया, तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो था लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम होने की वजह से जो आपका नेट प्रॉफिट है वो एनहांस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि देखो ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर कभी भी देखनी है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू ही देखी जा सकती है, नेट प्रॉफिट के थ्रू आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो जब भी आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा मददगार या हेल्पफुल कौन सा होता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। कौन सा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ये बोल रहा है 10 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज द बेसिस फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी। तो अगर एफिशिएंसी देखनी है, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट आपका बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो अगर वही लो रह रहा है
तो ये तो कभी कभी हो रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग, ये जरूर थोड़ी आपके हर साल हो, हर साल जरूर थोड़ी आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स रेट रहेगा, हर साल थोड़ी इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम मिलती रहेगी, क्या पता किसी साल आपका लॉस भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेकेंडरी पार्ट है मतलब नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है वो ज़्यादा हो सके। तो इसलिए हमें ध्यान किस पे देना है, अपने ऑपरेशनल वाले पार्ट पे देना है, तभी ये बोलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है ऑपरेटिंग रेशो इज़ द बेसिस फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक, अब आपको इसमें एक्सपेंसेस रेशो दे रखे हैं। एक्सपेंसेस रेशो का मतलब क्या हो गया कि कुछ आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं, एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ सॉरी, कुछ आपके एक्सपेंस होते हैं जो कि जनरली आप क्या होते हैं डायरेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और कुछ आपके इनडायरेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अब जब डायरेक्ट में देखते हो तो अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो उस केस में मेटल कंज्यूम आता है, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेज और रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नीचे देखिए वही आ रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग एक्सपेंसेस के साथ उनका क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप डिटरमिन कर रहे हो। समटाइम इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू एनालाइज ईच कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू फाइंड आउट हाउ फार द फर्म इज एबल टू सेव और ओवर स्पेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। वो ये देखना चाहती है कि अगर हम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस देखेंगे, जैसे ऑफिस के देखेंगे, सेलिंग के देखेंगे, तो पिछली बार के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा हुए या कितने कम हुए। मान के चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पिछले साल आपने 10% निकाला कि टोटल सेल का वो 10% हुआ, तो इस साल आप देखोगे कि वो ज़्यादा तो नहीं हो गया, चलो ज़्यादा भी हो गया तो उससे सेल पे क्या असर हुआ है, सेल तो ज़्यादा नहीं हुई, तो ये देख सकते हैं। पर परसेंटेज के बेसिस पे क्या बोलेंगे हम कि यार 10 से 15% हो गया, तो हमें क्या करना है, इस बार कंट्रोल करना है इसको, यानी अगली बार क्या करना है, फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग एक तरीके से आपकी आसान हो जाती है जैसे आप उसके पार्ट बांटते हो। तो आपको ये रेशो दे रखे, सिंपल है सारे, देख लेना एक बार, आपके काम आ जाएंगे। ठीक, अब आपको पता है कि ये जनरली क्या बताते हैं कि मैनेजमेंट ने मेटल कैसे यूज़ किया है, परचेज़ किया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या कर रहे हैं, तो ये मैनेजरल एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है। क्योंकि अगर ये कम होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगे। अगर ये कम है तो इसके थ्रू प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। समझ गए? तो ये बोल रहा है if these ratio are compared over a period of time with the ratio of similar firm as well as with the previous ratio of the same firm, the saving or overspending of each item can be ascertained। अब ये तो आपको पता ही चल सकता है कि आप दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या अपने पिछले डेटा के साथ पिछले रेशोज़ यानी पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि फ्यूचर की क्या होगी, या डिसीजन मेकिंग देखना चाहते हो, ताकि ये देखना चाहते हो कि एक्सपेंस आपके ज़्यादा तो नहीं हुए या कम तो नहीं हुए, ताकि आगे क्या कर सको, उसको सुधार कर सको। तो वो सारा पार्ट इसके थ्रू देख सकते हो। फिर आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो में क्या दे रखा है आपको, देखिए दो बेसिस पे होते हैं, एक तो आफ्टर टैक्स और एक होता है बिफोर टैक्स। ठीक है, यही बोल रहा है नेट प्रॉफिट क्या है, इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, चाहे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल रहे हैं चाहे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, सेल, उसमें जो भी ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देते हो। ठीक है, तो अगर आपका जीपी आ गया तो जीपी में जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम जोड़ोगे और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर दोगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। या दूसरा तरीका क्या है, जीपी में जितने भी अदर ऑपरेटिंग इनकम और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, वो जोड़ दो, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एक और तरीका होता है याद रखना, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, तो आपको पता है कि ये भी आप ले चुके हो और ये भी आप ले चुके हो, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला हुआ है। तो आपको बस क्या करना है, उसमें अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़नी है और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने हैं, तो आपका एनपी निकल के आ जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला हुआ है, समझ गए। अब अगर वो बिफोर टैक्स है तो आपको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, कब, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम क्या बोल सकते हैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर्स पर्पज मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। या जब भी हमें दो फर्म्स का कंपेयर करना है, एक फर्म का दूसरे फर्म या एक कंपनी की दूसरे फर्म से कंपैरिजन करना है। अगर आप बिफोर टैक्स की बात कर रहे हो तो ये मैनेजमेंट देखना चाहता है, मैनेजमेंट देखना चाहता है कि हम कितना एफिशिएंट है, हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना परसेंटेज ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। देखिए अब मैं आपको क्या 1 मिनट का पार्ट बता देता हूँ कि आप खुद सोचिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हो तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचा रहता है वो किसके लिए बचा रहता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के फॉर्म में, फिर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इक्विटी शेयर डिविडेंड के फॉर्म में। तो आप जनरली क्या बोल सकते हो, ये ओनर के पर्पज के लिए, तो इसलिए आफ्टर टैक्स देखते हैं। तो वो कौन देखेगा, ओनर।
और जब भी दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करना है तो आप आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जनरली आप किसका पार्ट देखोगे, परसेंटेज का पार्ट देखोगे। और बिफोर टैक्स में आपका जनरली पार्ट कौन देखेगा, जो मैनेजर, क्योंकि मैनेजर को पता है कि टैक्स तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के फॉर्म में लगना ही है, जो कि लगेगा ही लगेगा। तो जनरली जब भी मैनेजरल एफिशिएंसी की बात होगी तो मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रॉफिट कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, कम तो नहीं हो गया, तो हमने क्या गलतियाँ की हैं ताकि फ्यूचर में हम क्या कर सके, उसका सुधार कर सके। अब देखिए नेट प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने नीचे क्या है क्वेश्चन कवर किया है तो उसके साथ मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू निकाला है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला हुआ है, तो उस केस में याद रखना मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं। एक और चीज़ याद रख लेना, मैंने आपको बताया कि अगर आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो नेट प्रॉफिट में देखिए क्या है कि आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जुड़े हुए होंगे, तो आपको क्या करना है, यानी लेस किए हुए होंगे, जुड़े हुए बोल रहा हूँ, लेस किए हुए होंगे, ये देखिए लेस किए हुए ना, तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट में वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना है और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो लेस कर देनी है। ठीक है, तो जैसे आप पर्टिकुलर ये पार्ट करोगे, और देखिए अदर अदर क्यों बोलता है, मैंने बताया किसी में अदर लिखा हुआ था किसी में नहीं लिखा था। अदर का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी आप जीपी का पार्ट करते हो तो जीपी का मतलब क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट। तो जब भी हम कॉस्ट का पार्ट लेते हैं तो अपने आप उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं, तो बाकी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ आए। तो जीपी की जब भी बात करते हैं उसमें नॉन ऑपरेटिंग पार्ट तो रहता ही नहीं है, क्योंकि नेट सेल में से हमने क्या लेस किया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोल रहा है, ऑपरेशन से रिलेटेड जो रेवेन्यू हुआ, मतलब आपका जो सेल हुई, सेल से रिलेटेड कॉस्ट क्या है, जो भी आपने गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो तो ऑपरेटिंग ही होगा, सीधी सी बात। तो अब देखिए सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है तो इसमें भी वही ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है और एफिशिएंसी। अब देखिए पिछले वाले जितने भी पार्ट आप देखोगे उसमें ऑपरेशनल की बात कर रहा था, जो भी ऑपरेटिंग की बात कर रहे थे, और यहाँ ओवरऑल की बात कर रहा है। ठीक, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी की बात कर रहा है। इट नॉट ओनली रिवील्स द रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंस फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, बट ऑल्सो टू लीव ए मार्जिन ऑफ रीजनेबल कंपनसेशन टू द ओनर्स फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल एट देयर रिस्क। इसका मतलब क्या है कि ओनर ने अपनी कैपिटल लगाई, ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि देखिए मैंने अपनी कैपिटल लगाई, मेरी एक कंपनी है, मैंने क्रिएट करी, मैंने कैपिटल लगाई, या हम बोल सकते हैं कि मैंने नहीं लगाई, प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो शेयर होल्डर्स के लिए यानी इक्विटी शेयर होल्डर ओनर माने जाते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना पार्ट बच गया। ठीक है, यही पता करना है, तभी आप देख सकते हो कि वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहा है और आफ्टर टैक्स देख रहा है। शेयर होल्डर क्या देख रहा है, मान लो कि ये जो पार्ट बचा वो किसके लिए बचा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा, तो वो क्या देखना चाहता है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो प्रॉफिट जनरेट हुआ या नहीं हुआ। तो जो भी कैपिटल रिस्क पे लगाई गई है बिजनेस में ओनर ने, उससे रिलेटेड वो एक कंपनसेशन चाहता है, यानी एक मार्जिन चाहता है, तो वो बचा हुआ या नहीं बचा हुआ। हाई नेट प्रॉफिट रेशियो वुड ओनली मीन एडिक्वेट रिटर्न टू ओनर, समझ गए। इट ऑल्सो अनेबल्स ए फर्म टू विद स्टैंड इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन व्हेन द सेलिंग प्राइस इज फॉलिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज राइजिंग। तो ये बोल रहा है कि अगर नेट प्रॉफिट रेशियो अच्छा होगा तो एक बूस्ट मिलता है आपको कहाँ पे, जब गला काट प्रतिस्पर्धा हो, मतलब आपकी सामने वाली फर्म भी क्या कर रही है, आपके साथ साथ सेलिंग प्राइस क्या कर रही है, कम करती जा रही है। अगर आप कम कर रहे हो तो वो भी कम कर रही है, या वो कम कर रही है तो आपको भी कम करना पड़ रहा है। जनरली आप देखोगे ये ओलिगोपोली मार्केट का पार्ट हो गया, ऐसे बोल सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस फॉल हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोल रहा हूँ सॉरी, नेट प्रॉफिट रेशो अच्छा होगा, तो उस केस में क्या है, कंपनी को एक तरीके से बूस्ट मिलता रहेगा और वो ये सोचेगी कि हाँ एक तरीके से शेयर होल्डर के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा तो बचा हुआ ही है। ए लो नेट प्रॉफिट रेशो ऑन द अदर हैंड वुड ओनली इंडिकेट इन एडिक्वेट रिटर्न टू द ओनर। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि देखिए ओनर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, तो क्या पता वो अपनी कैपिटल यहाँ नहीं लगाए और कहीं और इन्वेस्ट कर दे। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं, तो क्या पता वो कंपनी से अपने शेयर बेच के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। अब आपको इलस्ट्रेशन दे रखा है इसका 21, इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी कैलकुलेट जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। ठीक, अब देखिए यहाँ बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री 120 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख है, परचेज 840 है, वेजेस 56 है, कैरीज इनवर्ड 16, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 96। अब मैं एक एक करके आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि देखिए आप जब जीपी रेशियो की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग आपके कॉस्ट में काम आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, परचेज भी इसमें काम आएगी। वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, आपको पता ही है, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बात करोगे तो ये आपका पीएनएल में जाता है, तभी मैंने बताया कि आप ट्रेडिंग और पीएनएल याद रखिए। अगर आपको याद नहीं है तो 11 से रिलेटेड पार्ट देख लीजिए,
आपको पता चल जाएगा। गूगल कर लीजिए फॉर्मेट, तो आपको पता चल जाएगा, उसमें सारे एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे, या आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी तो सारे पता चल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके ऑपरेटिंग है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऐसे आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आप ये रेगुलर बेचते हो, बताइए नहीं, आपका काम थोड़ी है बेचने का। तो आपको पता है कि आपने तो क्या करा रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 10 साल 15 साल यूज़ कर ली थी, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है। यानी ये याद रखिए कि आपका बिजनेस का ऑपरेशन होता तो आप रेगुलरली क्या करते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जो पे करते हो। जैसे मैं इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोल रहा हूँ पे करता हूँ, तो वो मेरा किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का, क्योंकि मैं उसको ईयरली, क्वार्टरली या मंथली जनरली पे करता हूँ, मुझे पता रहता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000, जिसमें आपको याद रखना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एबनॉर्मल लॉस की जो बात करता है, यानी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट कौन सा, लॉन्ग टर्म लोन वाला नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला आएगा, याद रखना। इनकम टैक्स आपके बाद के लिए काम आएगा, क्या पता आपका नेट प्रॉफिट रेशो में काम आ जाए, क्योंकि जब भी आपको कुछ ना बोले तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही निकालना। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो तो भूल जाओ, तो याद रखना वो उसके बाद क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है और इक्विटी शेयर होल्डर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से। तो हम जनरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बोलेंगे तो वो मैनेजरियल पर्पज़ के लिए होगा, और आफ्टर टैक्स क्या होगा, ओनर पर्पज़ के लिए, या जब भी दो फर्म का कंपैरिजन करना है। क्योंकि देखिए कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि जब भी दो फर्म का कंपैरिजन हो तो कौन सा प्रॉफिट काम आता है, तो आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे याद रखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16,40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 40, ठीक। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक। तो 768 अपॉन 16 लाख कैसे आया, आपको पता है कि नेट सेल में से कॉस्ट लेस कर दी। नेट सेल कितनी है, आप देख लीजिए, ये आपको दिख रही है, 1640 में से 40 गए, 16 लाख। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अब देखिए ये माइनस हो सकता है चेंज इन इन्वेंट्री, समझ गए, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसे बोलते हैं माइनस। तो आप वो पिछला वाला पार्ट भी समझ गए होंगे जो मैंने आपको आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन कराया था। वो डिक्रीज था तो उसको ऐड किया, और ये इंक्रीज है तो इसको लेस कर सकते हो। पर देखिए आप ऐसे निकाल लेना, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्या कर दोगे, ये क्लोजिंग का 2 लाख का पार्ट नीचे कवर किया हुआ है, याद रखना। तो देखिए ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये आपका नेट रेवेन्यू, तो ये आ गया 768 जो कि आपका जीपी आ गया था। सेल कितनी है आपकी 16 लाख, तो 7 लाख कितना है ये 68 अपॉन 16 लाख इंटू 100, 48% आ जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है आपको, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो अभी देख लेंगे। प्लस उसके साथ क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं, ये 96 प्लस 1,12,000, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि ऑपरेटिंग इनकम होती है तो वो लेस कर देते हो, वो मेरी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 12th की उसके हिसाब से, अगर आपको दे रखा है तो लेस कर देना। पर याद रखना कि मैंने 99.99% केसेस में ऑपरेटिंग इनकम नहीं देखी है, यानी सेल के अलावा और कुछ पार्ट मैंने नहीं देखा। तो आप सेल के अलावा नहीं देखा तो आप सेल में से कॉस्ट लेस करते हो, तो आपको पता है कि कॉस्ट तो आप कंसीडर करते ही करते हो, यानी ये 832 आ रहा था, ये देखिए यहाँ पे 832। उसके साथ अदर ऑपरेटिंग क्या है जो मैंने बताया, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे भी हैं देख लेना, ये दोनों टोटल है। तो 1040 आ जाएगा डिवाइड बाय 16 लाख, तो हर बार नेट सेल ही आ रही है, ठीक। फिर इसके बाद याद रखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो अगर आपने 65% निकाल लिया तो 100 में से 65 लेस कीजिए तो 35 आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, आप जो नेट सेल की बात कर रहे हो उसमें से आपने कॉस्ट लेस करी तो जीपी आया। अब जीपी में से आप क्या करोगे, जीपी में आप ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दोगे, ऑपरेटिंग इनकम तो है ही नहीं, तो माइनस क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही करोगे। तो आप देखिए जीपी आपका कितना है 768, यही है। इसमें देखिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक सेलिंग एक्सपेंस है, ये जैसे ही जोड़ के या अलग अलग भी लेस कर दोगे, यानी 2,08,000 लेस कर दोगे टोटल करके, तो कितना आएगा 560 आएगा। अगर आप 560 अपॉन 16 लाख इंटू 100 करते हैं तो 35%। तो आपको पता है कि 100 में से 65% पार्ट तो किसका है, कॉस्ट का है, ऑपरेटिंग रेशो का है, तो 35% किसका होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। नेट प्रॉफिट का देखिए क्या बोला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, मैंने आपको बताया कि आप जीपी के साथ कर सकते हो कि जितनी भी
ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो जोड़ देना और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देना जीपी के साथ। लेकिन अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया हुआ है तो उसमें आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट एडजस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ आपको नॉन ऑपरेटिंग देखना है। तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दोगे, सीधा सोचना है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दोगे। मैं उल्टा नहीं बोल रहा। उल्टा कब करते हैं, जब आपको ये निकालना पड़ता है ऑपरेटिंग, तो आप क्या करते हो, जो ये नॉन ऑपरेटिंग है वो ऐड कर देते हो, एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देते हो। तो आपका क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। अगर ये दे रखा है, ठीक है, ये कब आता है, जब एग्जाम में आपसे क्या बोले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और आपको नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दे दियो। लेकिन अभी तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो हमने क्या करा, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक तो 30 और एक 50 ऊपर जाके देख लेना, और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। चलो 30-50 दिखाई देते हैं, ये दिख रहा है आपको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक तो 30 का पार्ट ये, ठीक। और देखिए ये कोई इनकम टैक्स का पार्ट बाद में लेस करना, तो ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। वैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30 क्या करना, आप सबसे पहले लेस करना, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या कर देना, ऐड कर देना। कौन सी वाली है, 1,12,000। फिर आप टैक्स का पार्ट लेस करना, उसे बोलना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से 50 लेस करना, ये सही रहेगा। वैसे ये अंदर दिखाना सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, 560 - 30 + 1,12,000। फिर आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर उसमें से टैक्स जैसे क्या करोगे, लेस करोगे, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 592 आ जाएगा। तो 592/16 लाख × 100 करोगे तो 37% आ जाएगा। इस तरीके से सिंपल बेसिक पार्ट आते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आते। अब आपके देखिए बेस्ड ऑन कैपिटल असेट के बेसिस पे दे रखे हैं, तो इस पर क्या दे रखा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट। तो अब देखिए जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो हम जनरली क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं। फिर उसमें नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट भी ले लेते हैं। तो अगर हमने शेयर होल्डर फंड के साथ नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट ले लिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। मैंने आपको कैपिटल टर्नओवर रेशो करवाया था पिछली वीडियो में, उसमें मैंने डिटेल पूरा का पूरा फॉर्मेट कवर कराया, एसेट साइड से भी और लायबिलिटी साइड से भी, ठीक है। एसेट साइड में क्या बोलते हैं, टोटल एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी गई तो क्या निकल के आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाती है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल लगाई है उस पर कितनी रिटर्न अर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमेशा याद रखिए। अब देखिए ये किसके हिसाब से निकलता है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे तो क्या आएगा, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड आएगा, तो उसमें क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे तो माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आएगा, समझ गए। तो ये जनरली जो निकलता है वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऊपर की तरह ही है, पर वहाँ पे क्या है, नेट रेवेन्यू आता है, यहाँ पे क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बिफोर क्या हो रहा है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि पर्टिकुलर जो भी हमने कैपिटल लगाई है उस पर हमें कितनी रिटर्न मिल रही है, कितना हम कमा रहे हैं। तो इट एक्सप्लेन द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बाय ए बिजनेस एंटरप्राइज, क्योंकि जितनी भी कैपिटल लगाई है उससे सारी टोटल असेट डिनोट होती है। क्या डिनोट होती है, टोटल, और उसमें से करंट लायबिलिटी। तो एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा शेयर होल्डर फंड कितना अरेंज किया है और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी अरेंज की है, जिसके थ्रू हम असेट्स खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट असेट्स में जो देख रहे हैं, स्टॉक मटेरियल जो भी परचेज कर रहे हैं, जिसका बिजनेस में यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। अब देखो ये क्यों लेते हैं, ये इसलिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करते हैं क्योंकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि सर नेट प्रॉफिट में और भी एडजस्टमेंट हो सकता है, कि हाँ, जितने भी आपके एबनॉर्मल कोई भी इनकम है अगर वो आपने इसमें ऐड की हुई है तो लेस कर देना। अगर ऐड की हुई है, एक मैं बोलता हूँ एक्सक्लूड यानी नहीं लेनी, और एक मैं क्या बोलूँगा, अगर ऐड की हुई है तो लेस कर देना। जैसे अगर लिखा हुआ है इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो वो ऐड है, तो आपको क्या करना है, लेस कर देना है। अगर मैं बोलूँगा कोई एबनॉर्मल लॉसेज हैं, लॉस बाय फायर, वो उसमें से लेस है, तो वापस से क्या कर दोगे, ऐड करोगे। तो हमें क्या लेना पड़ता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमेशा याद रखना। इसमें एक ड्यू पॉइंट चार्ट भी आता है जो कि मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कराया क्योंकि मुझे लगा कि अभी नहीं बताना चाहिए, पहले पूरे रेशो कवर हो जाए। तो बोला इट एक्सप्लेन द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बाय ए बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन द लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड इंक्लूड। अब देखिए लॉन्ग टर्म फंड आपने पढ़ा था फिक्स एसेट रेशो में, जो मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशो में बताया था। सेकंड वाले रेशो थे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड। इसमें क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये भी क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हो गया। अल्टरनेटिवली कैपिटल एम्प्लॉयड में भी टेकन एज द टोटल ऑफ नॉन करंट असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। अब देखिए ये क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या बन जाती है, वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे भी ले सकते हो, कभी कभी एग्जाम में ये भी आपका पूछ लेता है डायरेक्ट कि आपकी नॉन करंट असेट है और वर्किंग कैपिटल। लोग कन्फ्यूज़ कि कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो प्रॉफिट रेफर्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ दिस रेशो। अब देखिए मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, एक तो ये फॉर्मूला और एक जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे ड्यू पॉइंट चार्ट के हिसाब से समझेंगे बाद में। तो अभी तो आप इसको छोड़ दीजिए। एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है मैं आपको बता दूंगा। एसेट टर्नओवर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऊपर क्या आती है आपकी जनरली सेल आती है जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नीचे क्या आता है आपका एसेट का पार्ट आता है। अगर एसेट की बात कर रहे हो तो ये टोटल एसेट है, पर यहाँ पे इसका सेंस क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड से सेंस है कि टोटल एसेट मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगली वीडियो में बताएंगे, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड एज कंप्यूटेड इन कैपिटल टर्नओवर रेशो, जैसे मैंने पहले बताया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो याद रखना ये देख के आ जाना, यानी पर्टिकुलर पिछली वीडियो में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, ये लेनी ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ें ले ली है, मतलब अगर इनकम ऐड कर दी है तो लेस कर दो, और लॉस अगर क्या कर दिया, लेस कर दिया, या ऐसे एक्सपेंस लेस कर दिए जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ट्रेडिंग है, तो आपको वापस से क्या करने हैं, उनको ऐड कर देने। तो इनकम जो ऐड की हुई है वो लेस कर देना, लेकिन एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है, ये लेनी ही नहीं है। तो क्या नहीं लेनी, नॉन ट्रेडिंग इनकम जैसे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन रिकरिंग एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे मैंने स्पेकुलेटिव प्रॉफिट बताए थे। आप देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो वो भी एक तरीके से क्या ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक। अगर आप बोलोगे लॉस बाय फायर तो एबनॉर्मल लॉस, तो वो लेस किया हुआ है तो ऐड कर दो। अगर लेस किया हुआ है तभी मैं एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि लेने ही नहीं है, और अगर ले लिए तो उल्टा करना है, समझ गए। तो नॉन ट्रेडिंग एंड एबनॉर्मल लॉस अगर आपने लेस किए हुए तो ऐड कर देना। इफ़ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इज गिवन, देखिए बोल रहा है ना, देन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन विल बी एडेड बैक, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने लेस किया हुआ है तो वापस से क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो इफ़ देखिए बोला है ना, अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मतलब लेस किया हुआ है तो ये याद रखना। तो नॉन ऑपरेटिंग के पार्ट आपको एडजस्टमेंट करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गुडविल वाला पार्ट आपको बताया था, तो आपको मैंने एडजस्टमेंट बताए थे, वैसे के वैसे ही हैं। इट शुड बी रिमेंबर्ड वाइल कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड बी यूज फॉर मेजरिंग मैनेजरल एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था, देखो बिफोर वाला मैनेजरल एफिशिएंसी, और आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का पार्ट जो भी आता है वो क्या आता है, दो फर्म के लिए या ओनर के पर्पज के लिए, यानी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप बिफोर की बात करते हो तो मैनेजमेंट की बात करता है, यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को डिनोट करता है, ठीक। और अगर आप आफ्टर का पार्ट लेते हो तो आप किसके पर्पज से लोगे, ओनर के पर्पज से, जो कि आप रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में लेते हो और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड में लेते हो। जबकि यहाँ पे क्या लेते हो आप, बिफोर, तो वो मैनेजमेंट को बता रहा है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बता रहा है। तो अब अगर आप सिग्निफिकेंस में देखोगे तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने उस फंड का कैसे यूटिलाइज़ किया है, गलत तो यूज़ नहीं कर लिया। इसका मतलब जो भी लोन लिया है उसका ढंग से यूटिलाइज़ करना है, अच्छी मशीनरीज परचेज करनी है जिससे आपका बिजनेस का ऑपरेशन सही ढंग से चल सके, जिसके थ्रू क्या होगा, आपकी सेल अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी निकलेगी, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो बोल रहा है इट मेजर्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, इट रिवील्स द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंट्रस्टेड टू इट बाय शेयर होल्डर, डेबेंचर होल्डर एंड लॉन्ग टर्म लोन, ठीक। तो इसका मतलब फंड का कैसे यूटिलाइज हो रहा है, जो कि किसने दिया, शेयर होल्डर्स ने शेयर कैपिटल के फॉर्म में, डेबेंचर होल्डर ने नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्म में, और लॉन्ग टर्म लोन ने नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्म में। तो उसका बिजनेस में कैसे एफिशिएंटली यूज़ हुआ। फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फंड इज कंसीडर्ड ए गुड मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए अगर मैंने बोला कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका भी 1 लाख, यही बताया था मैंने आपको, और सामने वाले का भी 1 लाख हुआ, लेकिन आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख है, और उसकी कितनी है, 20 लाख है। तो आपकी जो रिटर्न आई वो कितनी आई, इंटू 100 कर देना, 10% आई, और उसकी कितनी आई, 5% आई। तो आपका रिजल्ट अच्छा है। तो एक तरीके से आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हो, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन भी कर सकते हो, किसके थ्रू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू। तो खुद की एफिशिएंसी भी देख सकते हो, कंपनी खुद की एफिशिएंसी, इसके अलावा इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन असेसिंग वेदर द फर्म इज अर्निंग ए हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट पेड। मतलब जो है ना, देखो ये लोन वोन लिया या शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं, मैंने बताया था ना, उससे ज़्यादा आप रिटर्न कमा रहे हो, तो आर इज ग्रेटर देन, तो ये आर क्या है, यही तो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो फर्म ने कैपिटल लगाई उस पर जो वो रिटर्न कमा रही है, मतलब प्रॉफिट कमा रही है, वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके ही शेयर होल्डर टिका रहेगा। या डेबेंचर होल्डर की जो इंटरेस्ट है, यानी बोरोइंग की रेट है, हमारी जो बोरोइंग की रेट है, हमने डेबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट दिया, लोन जो हमने क्या करा बैंक से लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस पे जो इंटरेस्ट का पार्ट है, मतलब बोरोइंग कॉस्ट,
तो बोरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और हमारी जो रिटर्न है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि एक सेंस बनता है कि हम हायर रिटर्न गेन कर रहे हैं, वरना हम हायर रिटर्न गेन ही नहीं कर रहे। ठीक, अब आपको दे रखा है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट। अब देखिए क्या है कि जब भी आप ये देखते हो और इसके बाद वाला इक्विटी शेयर होल्डर फंड का देखते हो, तो मैं दोनों साथ ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स मतलब क्या हो गया, जब आपने देखा शेयर होल्डर फंड का किस में, डेट इक्विटी वाले पार्ट में देखा, इसके बाद वाले प्रोपराइटर फंड अपॉन टोटल एसेट का देखा, तो प्रोपराइटर फंड ही तो है। तो शेयर होल्डर फंड मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और एक और चीज़ याद रखना कि उसमें से माइनस क्या करना है, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट मैंने आपको बताई थी, वही अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, याद रखना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंस, ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और इंटेंजिबल एसेट जिसकी वैल्यू क्या है, निल, वो आपको क्या कर देनी है, लेस कर देनी है, या जिसकी वैल्यू एक तरीके से क्या हो चुकी है, कम। ठीक, जैसे कोई गुडविल दे रखी है 1 लाख और इसकी वैल्यू आपने बोल दिया 60,000 ही है बुक्स में, तो 40,000 हटानी पड़ेगी ना। तो आप वो किस में से लेस करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में से, पीएनएल से राइट ऑफ करते हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटलिंग लेने के बाद वो पर्टिकुलर चीज़ें लेस करनी पड़ती है, जो या तो फिक्टिशियस हो यानी जो किसी एसेट से रिलेटेड हो। जैसे आप टोटल एसेट में उसको एक्सक्लूड करते हो तो वैसे यहाँ से लेस करोगे। तो अब शेयर होल्डर फंड में मैंने क्या बोला, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व। अब याद रखना कि जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझसे देखते थे तो उसमें मैं मार्केट वैल्यू निकालता था, तो मैं क्या बोलता था, उसमें रिटेन अर्निंग का भी हिस्सा है। तो खुद दिमाग लगाइए कि इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस होता है, न कि प्रेफरेंस शेयर के साथ। तो अगर मैं अगले वाले पार्ट में यानी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड वाला पार्ट लूँगा, तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करूँगा, और माइनस वही जो मैंने बताया फिक्टिशियस का पार्ट, इंटेंजिबल एसेट का पार्ट, वो सब माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब मैं क्या नहीं ले रहा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं ले रहा। तो अब सोचिए कि अगर मैं यहाँ शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले रहा हूँ, यानी नेटवर्थ की बात कर रहा है, ओनर्स इक्विटी की बात कर रहा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो इसका मतलब मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल। अगर आपने अभी मेरे से एनपी रेशो देखा, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मैंने क्या बताया किसके लिए, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब इसमें दो ओनर है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, तो लेस किया है क्या कहीं पे, नहीं। तो डिविडेंड कब लेस करोगे, जब रिटर्न ऑन स्पेसिफिकली बोल देगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आएगा। तो ऊपर आपको डिविडेंड क्यों लेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है। किसका है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नीचे से चले गई, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड है वो भी चले जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड है वो भी लेस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर नीचे आपने इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख लिया, तो ऊपर आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्या कर देना है, लेस कर देना है। समझ गए होंगे। अब ये बोलना चाहता है शेयर होल्डर फंड में कि ये जनरली क्या है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है इन असेसिंग वेदर देयर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म जनरेट ए रीजनेबल रिटर्न और नॉट। तो जब भी ये निकल के आ गया, तो शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहा था और शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जनरली वो फर्म ने कमाया या नहीं कमाया। हम बोल सकते हैं कि देखिए, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी, 40% निकली, और शेयर होल्डर क्या बोल रहा है कि मेरी 30% ही निकल रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस केस में शेयर होल्डर को जो उम्मीद थी कि 40%, क्या पता वो नहीं कमा पाए। तो इसके थ्रू पता चल जाता है कि शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी आगे और इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा, या अपने इन्वेस्टमेंट पीछे ले लेगा, यानी वापस से सेल करके दूसरी कंपनी में चले जाएगा। तो ये बोला इट शुड बी हायर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज इट वुड इम्प्लाई दैट कंपनीज फंड हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड प्रॉफिटेबली। इसका मतलब कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ढंग से यूज़ नहीं किए गए, तो शेयर होल्डर कहीं और जाने की भी कर सकता है। तो ये बोल रहा है ए बेटर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिटर्मिनिंग रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर फंड। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये फालतू की लाइन है, लेकिन याद रखना रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड है तो नाम अलग अलग होते हैं। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हो आप, रिटर्न ऑन इंटरनल इक्विटी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि नीचे नाम क्या है, शेयर होल्डर फंड। सिग्निफिकेंस, दिस रेशो मेजर्स द अमाउंट ऑफ अर्निंग फॉर ईच रुपी दैट द शेयर होल्डर हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। इसका मतलब जो भी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया, तो हर रुपये पे वो कितना रिटर्न गेन कर रहे हैं। द हायर द रेशो द मोर फेवरेबल इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंपनीज यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर। आजकल जैसे आप मार्केट में देखते हो, तो लोग इक्विटी फंड में, इंडेक्स फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, सिप में, ऐसे खूब जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में इतना मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर मैं 10% की रिटर्न की उम्मीद कर रहा हूँ। मार्केट में जो चल रही है
तो उसके हिसाब से मैं 8% की उम्मीद कर रहा हूँ, 12% की उम्मीद कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है, इतनी उम्मीद कर रहा है। अब ये फर्म ने जो रियल में जनरेट किया है, तो वो शेयर होल्डर देखेगा कि जो मैंने उम्मीद की उसके हिसाब से अर्न हुआ या नहीं हुआ। दिस रेशो कैन बी कंपोज विद दैट ऑफ अदर यूनिट एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटी एज ऑल्सो विद द इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज। तो ये बोल रहा है कि जनरली दूसरी फर्म भी आपकी तरह सेम ही कंपनीज होगी, सेम ही बिजनेस ऑपरेट कर रही होगी, तो क्या पता आप कंपेयर भी कर सकते हो, या शेयर होल्डर कंपेयर भी कर सकता है और शेयर होल्डर देख सकता है कि यार दूसरी फर्म या इंडस्ट्री में रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम इतनी चल रही है, तो मेरी कंपनी में मुझे इतना मिनिमम कमा के दे रही है। अगर वो नहीं कमा के दे रही तो मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या दे रखा है, देखिए मैंने आपको बताया वही, देखिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप ये मत सोचना मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ही क्या होता है, पहले इंटरेस्ट लेस होगा फिर टैक्स लेस होगा, ठीक है। उसमें देखिए क्या लेस किया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट गई, ठीक। तो अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये रियल ओनर माने जाते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो वोटिंग राइट ये सब राइट होता है, इसके अलावा ये रिस्की भी कहलाते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे पहले राइट होता है, किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो लास्ट में हिस्सा ही नहीं मिलेगा, यानी ओनर को हिस्सा क्या मिलेगा लास्ट में, ये मान के चलते हैं। देयरफॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये फॉर्मूला बोल रखा है कैसे एक्सप्रेस होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है। इसमें देखिए मैंने ये एटसेट्रा लिख दिया, क्यों, क्योंकि इच्छा नहीं हुई, बार बार आपको बता चुका हूँ, तो इतना सारा पार्ट लिखने की ज़रूरत ही क्या है मुझे बार बार, तो मैं इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्लस फिक्टिशियस एसेट एटसेट्रा। पर इसमें आप याद रखना शेयर इशू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सारे आ जाएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर आ जाएंगे, फिक्टिशियस में जो बताया मैंने, पीएनएल का डेबिट बैलेंस आ जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेज में, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर उनकी वैल्यू निल है। सिग्निफिकेंस में क्या बोल रखा है, दिस रेशो इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ कंपनीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, सब में यही है, ठीक है। पर याद रखना कि उनमें जनरली किससे रिलेटेड था, सेल से रिलेटेड, और ये किससे रिलेटेड था कि आपने जो भी फंड इन्वेस्ट किया है, जो भी शेयर होल्डर ने क्या करा है, पैसा लगाया है, तो उनको रिटर्न मिला या नहीं मिला। तो ये बोला अगर हायर रेशो होगा तो बेटर द परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे और ज़्यादा, या अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखेंगे, बेचने की नहीं करेंगे। इट प्रोवाइड एडिक्वेट टेस्ट टू एवल्यूट वेदर ए कंपनी हैज़ अर्न सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर और नॉट, ठीक है। तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सही ढंग से कमाया या नहीं कमाया वो पता चल जाता है। इन्वेस्टर कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर कंपनी बाय कंपेयरिंग इट विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट, मतलब इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी, उसके हिसाब से देख लेंगे कि इन्वेस्ट करना ही नहीं करना। ये 22 मैंने बनाया है इलस्ट्रेशन, बनाया क्या कहीं से लिया, उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, इसको टेबल में पुट कर दिया। बहुत टाइम लगता है भैया, मैंने जैसा सोचा था कि मैं जिस हिसाब से प्रोवाइड करूँगा कि आपको सारा कंटेंट मैं कर रहा हूँ, लेकिन एफर्ट बहुत लगता है, ठीक। तो 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख 50 और 15% डिबेंचर आपका 1 लाख है, और करंट लायबिलिटी कितना है 230 है। तो ये 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 1 9 2 11, 11 लाख आपका कितना 80,000 है। और एसेट्स का पार्ट आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स 8 लाख, और करंट एसेट दे रखी है आपको 380, 11 लाख 80। फिर आपको दे रखा है प्रॉफिट फॉर करंट ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंट टू 355, रेट ऑफ टैक्स कितना 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने बोला सर शेयर होल्डर फंड क्यों नहीं बताया, देखिए आप क्या करो, इसके साथ ये प्रेफरेंस है ना, ये भी जोड़ देना, तो वो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी बोला, तो उसमें फिर प्रेफरेंस है डिविडेंड क्या करना, लेस मत करना। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो इसमें आप देखिए क्या बोल रहे हो, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी ये भी लेस कर रहे हो, तो ये लेस मत करो और यहाँ इक्विटी मत बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जुड़ जाएगी, और यहाँ पे जो डिविडेंड लेस किया हुआ है वो लेस करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, तो सेम ही रेशो बनेगा। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 355, और ऊपर देख लेना डिबेंचर्स आपको दे रखे होंगे, फटाफट देखें, 1 लाख का 15% 15,000 तो आप देखिए 355 का 15 गया 340, 340 में टैक्स रेट जो आपको दे रखी थी वो 50%, नीचे एडिशनल लाइन में मैंने अभी जो ये 355 के साथ टैक्स की रेट भी दे रखी थी, तो 170 आ गया। फिर देखिए अभी मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, उस पर डिविडेंड की रेट 12% है, तो 2 लाख का 12% 24, तो 1,70,000 में 24 जाएगा, तो नीचे क्या दे रखा है 146 दे रखा है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, आफ्टर डिविडेंड। तो आफ्टर टैक्स तो था, उसके बाद क्या हो गया आफ्टर डिविडेंड। आफ्टर टैक्स कब लेंगे, अगर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड है, क्या है सिर्फ शेयर होल्डर फंड,
और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 850 हो जाती फिर, तो 170 अपॉन 850 हो जाता। लेकिन अब देखिए हमने 146 लिखा क्योंकि डिविडेंड लेस किया प्रेफरेंस शेयर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर देख लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख प्लस 250 650। कभी भी याद रखना कि जब भी आप कवर करते हो तो आपके माइंड में क्या रहता है, सिर्फ वो पार्ट रहता है ऊपर का। तो कभी कभी आप देखना यहाँ पे गुडविल दे रखी होगी, उसकी नीचे वैल्यू दे रखी होगी, कोई आपको फिक्टिशियस असेट्स दे रखी होगी, कोई आपको शेयर इशू एक्सपेंस होगा, तो वो ध्यान नहीं रहता, वो आपको लेस कर देने। याद रखना, चाहे शेयर होल्डर फंड हो, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो, चाहे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, सब में वो पार्ट लेस होते हैं क्योंकि उसको सोचिए वो रिजर्व एंड सरप्लस में राइट ऑफ होते हैं यानी पीएनएल से, इसलिए हमें उनको हटाना है। तभी हम क्या बोलते हैं, टोटल असेट में उन चीज़ों को नहीं लेना। अगर आपने टोटल असेट में ले लिए तो लेस कर दो, तभी हम बोलते हैं एक्सक्लूडिंग यानी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और अगर वो इंक्लूड कर दी है तो लेस होती है, इसका मतलब ये होता है। आगे समझ में। तो अब ये वाला पार्ट तो आपका हो गया। अब सेकंड बोल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब बोलेगा तो कुछ ना बोले तो जनरली आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकालते, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो। याद रखना, मैनेजर एफिशिएंसी की बात करते हो तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 355 दे रखा था ना। और देखिए अगर आपने नेट कैपिटल, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी तो जब भी आपको कुछ ना बोले तो आप वो नेट ही लेते हो। नेट का मतलब क्या होता है, देखिए ये शेयर होल्डर फंड आ गया, कितना हो गया 850 प्लस 1 लाख, तो कितना हो गया 950, कितना हो गया 950। अगर आप बोलोगे सर ग्रॉस बोलता, तो ग्रॉस ये है, ग्रॉस क्या है ये है, या टोटल असेट है 1180, 1180 में से करंट लायबिलिटी लेस करोगे तो क्या आएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो अभी तो मैंने यही बताया आपको कि शेयर होल्डर फंड जो 850 है उसके साथ 1 लाख जोड़ दोगे तो क्या आएगा 950 आएगा, ये करोगे 37.37% आ जाएगा। अब लास्ट बस हल्का सा ये पार्ट बचा है, बस इतना सा और कुछ नहीं, 5 मिनट का पार्ट है। देखिए रिटर्न ऑन टोटल एसेट का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे भी मेजर की जा सकती है और टोटल एसेट के बेसिस पे हो सकती है, ना कि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की उसके बेसिस पे। तो ये बोल रहा है दिस रेशो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फंड इन्वेस्टेड दैट इज टोटल एसेट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए कुछ जो प्रोफेसर है टेक्निकली उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सही नहीं मानते। वो ये बोलते हैं कि जब भी आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इंटरेस्ट का पार्ट भी लेस हो गया, जबकि हमें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और मैनेजमेंट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखता है और जो शेयर होल्डर है वो रेसिडुअल प्रॉफिट को देखता है, मतलब बाकी प्रॉफिट कितना बच गया सबके बाद। मैं एक शेयर होल्डर हूँ तो मैं ये थोड़ी देखूंगा बिफोर टैक्स क्या बचा है, मैं तो क्या देखूंगा आफ्टर टैक्स। तो मैं तो उसमें सारे नॉन ऑपरेटिंग पार्ट लेस होने देना चाहता हूँ, जबकि एक मैनेजमेंट क्या देखेगा, नॉन ऑपरेटिंग तो कभी कभी होते हैं तो मुझे तो ऑपरेटिंग चाहिए। तो उस केस में जनरली वो क्या देखेगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी जो लॉन्ग टर्म लोन पे है या क्रेडिटर्स पे हैं, जो इंटरेस्ट का पार्ट है लॉन्ग टर्म वो भी लेस हो रखा होगा, तो वापस से ऐड करना चाहेगा। तो टेक्निकली क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट पेड टू क्रेडिटर है वो एक्सक्लूड कर दिया गया नेट प्रॉफिट में से, मतलब क्या कर दिया गया, लेस कर दिया गया ना। वेयर एज द रियल रिटर्न ऑन द टोटल एसेट इज द नेट ऑपरेटिंग अर्निंग। तो इसका मतलब क्या है, रियल जो रिटर्न होती है टोटल एसेट पे वो क्या होती है, नेट ऑपरेटिंग अर्निंग होती है, मतलब आपको ऑपरेशन से रिलेटेड पार्ट देखना है। तो अगर आप रियल अर्निंग देखना चाहते हो तो जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है वो वापस से ऐड कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। और देखिए इतना मैं और चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो चीज़ें यही दे रखी है कि टोटल एसेट में क्या होगा, सारी फिक्स एसेट आएगी, करंट एसेट आएगी, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आएंगे, लेकिन जैसे फिक्टिशियस एसेट होगी वो हटा दी जाएगी, इंटेंजिबल एसेट जिसकी वैल्यू क्या है निल वो हटा दी जाएगी, लेकिन अगर वैल्यू है तो ले ली जाएगी। कह रहा है बट इंटेंजिबल एसेट्स आर इंक्लूडेड ओनली व्हेन दे हैव रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका मतलब निल वैल्यू होगी तो नहीं लोगे, निल वैल्यू होगी तो फिक्टिशियस तो लेनी ही नहीं है। 4 होती है याद रखना, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इशू एक्सपेंसेस और ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो नहीं लेने जब भी आप नॉर्मल ऐसे देखते हो टोटल एसेट वाले पार्ट से। ये पहले भी बताया हुआ है क्योंकि टोटल एसेट आप पहले भी कवर कर चुके हो सॉल्वेंसी रेशो वाले पार्ट में, और ड्रॉबैक मैंने आपको बता ही दिया, तो आपका ये बन जाता है फॉर्मूला। अब देखिए मैंने आपको इसका क्वेश्चन क्यों नहीं कवर कराया, अगर मैं ऊपर ही कहीं कवर कराता तो मैं आपको क्या बोलता कि देखिए उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो और टोटल एसेट दे रखिए तो ऊपर वाले पार्ट में कवर कर लो। देखिए अभी आपको बता देता हूँ कैसे। ये आपने निकाला नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला 170। अब देखिए ये क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम किसके हिसाब से देखना है आपको, न जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखना है, तो हम क्या बोल रहे हैं एक तरीके से मैनेजमेंट देखना चाहता है टोटल एसेट से रिलेटेड, तो वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का पार्ट कर दिया, लेकिन उसमें वापस से उसने इंटरेस्ट जोड़ दिया।
टैक्स नहीं जोड़ा, आप क्यों नहीं जोड़ा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि पहले से ही रेशो इसमें दे रखा है। तो रेशो में बोल रखा है कि सिर्फ इंटरेस्ट के पार्ट को आप कंसीडर कर रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म लोन पे है, तो 170 में 15 जोड़ देंगे, 185 आ जाएगा। टेक्निकली सही है। अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था वो भी सही है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट आएगा तो सबसे पहले आप उसको कंसीडर करोगे। तो 170 प्लस 15 करोगे, और नीचे आप क्या करोगे, टोटल असेट है तो टोटल असेट ये ले लो 1180। इसमें कोई आपकी इंटेंजिबल है नहीं, कोई एक्यूमुलेट लॉस है नहीं, कोई आपका क्या बोल सकते हैं फिक्टिशियस असेट है नहीं, तो सारा पार्ट आपका नॉर्मल। तो इस तरीके से आपको दे रखा है। सिग्निफिकेंस में क्या दे रखा है, वही दिस रेशो मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विच रिफ्लेक्ट मैनेजरल एफिशिएंसी। आ गया ना। तो देखिए मैंने तभी बोला मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, द हायर द रेशो द बेटर इज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म और वाइस वर्सा। बट दिस रेशो डज नॉट रिवील द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड यूज्ड इन परचेजिंग द टोटल असेट। अब देखिए अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हो, शेयर होल्डर फंड की बात करते हो, तो वो क्या है, अलग अप्रोच है। क्यों? क्योंकि जब भी आप सॉल्वेंसी रेशो की बात करते हो तो उसमें आपने डिबेंचर्स का यूज़ किया, तो आपने ये पता किया कि आप कितने फंड्स जो भी आप क्या कर रहे हो यूज़ कर रहे हो, यानी जो भी आपके पास फंड अवेलेबल है तो वो आपने कहाँ कहाँ से लिए, आपने डिबेंचर, आपने लॉन्ग टर्म लोन, शेयर कैपिटल का यूज़ करा, तो वो सारा आप नीचे डिवाइड करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आप टोटल एसेट यूज़ कर रहे हो, तो ये टोटल एसेट्स कहाँ से परचेज करी, फिक्स एसेट, तो उसका वो तो बताओ, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड तो बताओ कि आपने कौन कौन से फंड यूज़ किए हैं। तभी बोलते हैं कि जनरली ये रेशो काम में नहीं आता प्रैक्टिकली, बाकी सारे फिर भी काम में आ जाते हैं। फिर भी अगर मैनेजमेंट एफिशिएंसी देखनी है तो आप ये निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में क्या देखेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, या जिसको हम मार्केट टेस्ट रेशो बोलते हैं। और देखिए इसके साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने जो पहले पीडीएफ प्रोवाइड की थी वो सिर्फ 2 रेशो के बाद प्रोवाइड की थी, तो हाफ थी, तो वो आप डिलीट मार देना। इसके बाद मैं आपको नई पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे को एक ड्यू पॉइंट चार्ट भी बताना है जो कि ये रिटर्न से रिलेटेड होगा, एक एसेट टर्नओवर से रिलेटेड होगा, और एक आपका ये प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।